31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत की जो डेडलाइन है उसकी दिशा में छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपने अंतिम सांसें गिन रहा है। अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों ने 1.5 करोड़ के नामी नक्सली संगठन के महासचिव बसव राजू को ढेर कर दिया है। उसके अलावा 26 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया। जहां यह कार्रवाई हुई है वो इलाका दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले की सीमा में आता है। मारे गए नक्सलियों में बड़े कैडर के नक्सली भी शामिल हैं। 3 दिन से यह ऑपरेशन चल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा ने एनकाउंटर की जानकारी दी। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है। बता दें कि इस बड़े नक्सल ऑपरेशन से अबूझमाड़ में नक्सलवाद की जड़ें कमजोर हुई है, गहरी चोट पहुंची है। मुठभेड़ में ढेर हुए बसव राजू पर देश भर में नक्सली संगठन के संचालन की जिम्मेदारी थी। बताया जा रहा है कि मारे गए नक्सली के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। लगातार वो सक्रिय था। लगभग 70 साल से ज्यादा की उसकी उम्र बताई जा रही है और पिछले लंबे समय से नक्सल संगठन में वो सक्रिय था। और जिस तरह से 2025 में ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कैसे नक्सली संगठन की कमर तोड़ी गई है। ये इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। ये आंकड़े जो है वो बताने के लिए काफी है। साल 2025 हो या 2024 हो, दोनों ही साल ऐसे रहे जो नक्सलियों के लिए कहर बनकर टूटे हैं और कई मुठभेड़ों में नक्सलियों को मुंह की खानी पड़ी है, जो कि इस वक्त आंकड़ों के जरिए हम आपको बता भी रहे हैं। किस तरह से साल 2025 में 12 मुठभेड़ हुई जिसमें 173 नक्सली मारे गए। 2024 में 10 बड़ी एनकाउंटर्स हुए, बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 163 नक्सली ढेर हुए थे। और ये पीएम मोदी ने भी सराहना की है जवानों की। सैन्य बलों पर उल्लेखनीय सफलता के लिए हमें गर्व है। हमारी सरकार माओवादियों के खतरे को खत्म करने, अपने लोगों के लिए शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ये उन्होंने कहा है और तारीफ उन्होंने की है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवानों की तारीफ की, उनके शौर्य की प्रशंसा की। तो सीपीआई माओवादियों के महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ नंबाला के शव के मारे जाने की जानकारी उन्होंने खुद दी। 3 दशकों में लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। ऐसे में एक बड़ी कामयाबी उसे बताया उन्होंने। साथ ही जवानों के शौर्य की प्रशंसा की। नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को रिकवर हुए हैं। कुछ और सामान रिकवर होंगे और उसमें स्पष्टता आएगी कि क्या क्या हुआ है। सुरक्षा बलों की बात करें तो किसी को कोई हताहत होने की? एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है। आगे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाएंगे। परंतु ये ज़रूर है कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है और 26 नक्सलियों से 26 से अधिक नक्सली मार के आए गए। मुठभेड़ की अगर बात करें तो चल ही रहा है कि क्या स्थिति है? अब अंतिम सर्चिंग ऑपरेशन ही चल रहा है, सर्च ही चल रहा है। मतलब मुठभेड़ के बाद बॉडीज रिकवर की जा रही है। नारायणपुर में 2 दर्जन से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं और मार्च 2026 तक बस्तर को जो नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए सुरक्षा बल के जवान लगातार काम कर रहे हैं। दुर्गम और कठिन इलाकों में भी जाकर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो कार्यवाहियां हो रही है उन कार्यवाहियों से बस्तर बहुत जल्दी नक्सल मुक्त होगा। नक्सल ऑपरेशन हुआ जिसमें 27 नक्सली मारे गए हैं और उसमें इस अभियान में एक जवान भी शहीद हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नक्सल ऑपरेशन में जो सफलता मिली उसके लिए सभी जवानों को बधाई। एक जवान जो शहीद हुआ है उसके प्रति संवेदना और साथ ही मृतक परिवार के प्रति उन्हें
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। तो लाल आतंक पर बड़ा प्रहार हुआ है और फिर से एक बार नक्सली के बड़े लीडर महासचिव उसको ढेर किया गया है। बसव राजू को, नबल्ला केशवराव ये इसके नाम है। महासचिव का पद नक्सल कैडर में सबसे बड़ा पद होता है जो कि निर्णायक भूमिका में होता है। लगातार नक्सल संगठन को वो संभाले हुए था। पिछले 3 दशकों से इसकी तलाश की जा रही थी। कई बार ऐसा मौका आया जब मुठभेड़ में वो शामिल रहा, लेकिन उसको चोट नहीं पहुंचा पाया, उस पर कोई भी उसको नुकसान नहीं हुआ, वो बचता रहा अब तक के। और अब जब 70-75 साल की उम्र उसकी हो गई, जब जवानों ने घेर लिया, तब आखिरकार उसके पास कोई मौका नहीं था और उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। आपको विस्तार से बताते हैं कि कौन है दरअसल नबल्ला केशवराव और बसवराज। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के जियानोपेट गांव में उसका जन्म हुआ। 1.5 करोड़ का खूंखार इनामी नक्सली ये बताया जाता है। सीपीआईएम का ये महासचिव था। साल 1970 के दशक से नक्सली आंदोलन से जुड़ गया था, यानी कि अपने शुरुआती जीवन में ही सीपीआई के केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रमुख के तौर पर भूमिका निभा रहा था। नवंबर 2018 में पार्टी के सुप्रीम कमांडर के तौर पर उसने भूमिका निभाई। सुरक्षा एजेंसियों को लंबे समय से उसकी तलाश थी। वामपंथी छात्र राजनीति से सक्रिय रहा। 1980 में आंध्र प्रदेश में सीपीआई एमएल पीपल्स वॉर गठन किया उसने। सीपीआई एमएल पीपल्स वॉर से जुड़ा रहा। 1987 में बस्तर में घात लगाकर लड़ने की ट्रेनिंग ली। जिलेटिन की संभालने का प्रशिक्षण हासिल था। बम बनाने में माहिर इसे माना जाता है। गुरिल्ला युद्ध और आईडी के हमले के पीछे इसका ही दिमाग था। जो अभी आपने देखा होगा करेगुट्टा में जो 450 से ज्यादा आईडी बरामद किए गए, कहीं ना कहीं आईडी को बनाना और कैसे प्लांट करना, इसका प्रशिक्षण भी नक्सल संगठन में इसने ही दिया था। 1992 में सीपीआई एमएल पीपल्स वॉर की केंद्रीय समिति का सदस्य बना। साल 2004 सीपीआईएम में केंद्रीय सैन्य आयोग का प्रमुख इसे बनाया गया। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा में बड़ी नक्सल वारदात को अंजाम देने में शामिल रहा। झारखंड में भी कई वारदातों को अंजाम दिया। 2010 में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ पर जो हमला हुआ था, जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसमें भी इसका ही हाथ था। 2013 में झीरम घाटी हमले के पीछे इसका दिमाग था और इस हमले में कांग्रेस के तमाम जो शीर्ष नेता थे उनकी मौत हुई थी। 27 से ज्यादा जो नेता थे उनकी मौत हुई थी। 10 नवंबर 2018 को बसवराज गणपति की जगह पर वो पहुंचा महासचिव के पद पर। और अगर इसकी पढ़ाई की बात करें तो ये बीटेक इंजीनियर था और उसके बावजूद उसने नक्सल संगठन को चुना और इस तरह का मुकाम हासिल किया। लेकिन जिस तरह की ये सफलता मिल रही है, इस सफलता को लेकर हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो कि इस पर और रोशनी डालेंगे और इसे समझाएंगे। हमें बहुत स्वागत है आरके विज सर आपका, पूर्व डीजी नक्सल ऑपरेशन। जिस तरह से ये कामयाबी मिली है करेगुट्टा के बाद, लगातार हम देख रहे हैं कि हर दिन सफलता की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में बसव राजू का इस तरह से ढेर होना कितनी बड़ी कामयाबी? देखिए, बसव राजू सीपीआई माओवादी पार्टी का महासचिव था और महासचिव का एलिमिनेट होना सुरक्षा बलों के लिए जहां सफलता का विषय है, वहीं नक्सलियों के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये पूर्व में जैसे आपने बताया कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो माओवादियों को रहता है उसका भी अध्यक्ष रहा है और बड़ी बड़ी घटनाओं में निश्चित ही ये सम्मिलित रहा है। एक लंबा इतिहास 80s में जब यहाँ शुरू में दंडकारण्य में फॉरेस्ट कमेटी हुआ करती थी, दंडकारण्य स्पेशल जोन भी घोषित नहीं हुआ था, तब से ये वहां पर एक्टिव है 80 से। तो इतने बड़े लीडर का एलिमिनेट होना मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका असर पड़ेगा अभी आने वाले समय में। माओवादियों को अपनी स्ट्रेटजी भी मुझे लगता है इसके चलते हुए कुछ बदलनी पड़ेगी, क्योंकि वो पीछे हट की स्थिति में ऑलरेडी है। टेम्परेरी रिट्रीट की घोषणा वो पहले ही कर चुके हैं और मुझे लगता है उनको अब पीछे हटना का जो है एक यूनिलेटरल तरीके से एक तरफा उनको सीज फायर घोषित करके पीछे हटना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे कोई बहुत ज्यादा, हालांकि वो नया लीडर किसी को और बना सकते हैं, लेकिन पीछे हटने की स्थिति में स्पष्ट आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अब तक का जो पूरा नक्सल ऑपरेशन चला है, कैसे उसको आप देखते हैं? क्योंकि जो आंकड़े हैं वो भी बहुत दिलचस्प है। 2025 में
अब तक 12 मुठभेड़ हुई है, 173 नक्सली मारे गए हैं। 2024 में 10 बड़े एनकाउंटर्स हुए थे, 163 नक्सली ढेर हुए थे। और अभी जो एक रणनीति अपनाई गई है, सीधा एक्शन हो रहा है, बिना कुछ सोचे, बिना कहीं रुके। 4 से 5 बार अब तक लेटर आ चुके हैं, लेकिन हमने एक एक्शन जो पकड़ा है, जो रफ्तार हमने पकड़ी है, वहां पर कहीं पर भी हम रुके नहीं है। कैसे देखते हैं इस रणनीति को? देखिए, पिछले साल से आप देखिए तो कुछ एक सीसी मेंबर भी मरा था गरियाबंद में, चलपति, और कई डीकेजेडसी की जो जोनल कमेटी है हमारी, जो दंडकारण्य की सबसे बड़ी कमेटी, उसके कई सदस्य एक एक करके मारे जा रहे हैं। और ये पूरी सीपीआई माओइस्ट का, ये कोई दंडकारण्य का केवल लीडर नहीं था, जहां भी सीपीआई माओइस्ट एक्टिव है उन सभी राज्यों में जिस प्रकार की भी कमेटी है, कहीं जैसे तेलंगाना नॉर्थ स्टेट कमेटी है, उड़ीसा स्टेट कमेटी है, एओबी है, ये दंडकारण्य है, एमएमसी हुआ, जितनी भी स्टेट्स में इनकी जो भी गतिविधियां चल रही है, ये सबसे उनका बड़ा लीडर था। तो इसका एलिमिनेट होना निश्चित ही उनका जो मोटिवेशन था लड़ाई के लिए, मुझे लगता है जो इवन बाकी सीसी सदस्य हैं उन पे भी काफी असर पड़ेगा, क्योंकि बसवा राजू जो सीपीआई का जो महासचिव था, उसके साथ एक स्पेशल सिक्योरिटी चलती है। ये एक पूरी कंपनी लेके साथ चलता है, कंपनी नंबर 7 जानी जाती है, सीसी प्रोटेक्शन कंपनी नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा रहती है। बाकी सीसी मेंबर में अगर एक प्लेटून रहता है तो इसकी कंपनी रहती है, और जहां ये रहता है वहां के आसपास के दल भी उसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। तो अगर सीपीआई माओइस्ट का जो सबसे बड़ा लीडर है, अगर वो घेराबंदी में आ जाता है और उसकी सुरक्षा पर्याप्त नहीं है उनके पास, और सुरक्षा बल उसको भी ढेर कर देते हैं, तो निश्चित ही माओइस्ट के बाकी जो लीडर्स हैं, अभी सीसी मेंबर हैं, बैठ के उनको विचार करना पड़ेगा कि अभी और लड़ने की आवश्यकता नहीं है और पीछे हट जाना बेहतर रहेगा। मुझे लगता है ऐसा कुछ निर्णय यूनिलैटरल सीज फायर का उनकी तरफ से आना चाहिए, वरना अदरवाइज सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं और वो रुकने वाले नहीं है। बिल्कुल, कुछ नक्सली लीडर्स के नाम मैं लेना चाहता हूं जो कि मारे गए हैं। जयराम उर्फ चलपति, दामोदर, ये सीसीएम रहे हैं चलपति, एससीएम रहे हैं दामोदर, इनके ऊपर 1 करोड़ 50 लाख का इनाम रहा। नीति उर्फ निर्मला, ये दंडकारण्य स्पेशल जोन की मेंबर रही है, 25 लाख, ये भी मारी गई है छत्तीसगढ़ में। रुपेश, ये भी दंडकारण्य के सदस्य रहे। दसरू, 25 लाख का इनाम इस पर। रणधीर, जोगन्ना। लेकिन इसके बाद भी नक्सली लगातार सक्रिय है। हिडमा, पापाराव, देवा बारसे, इनका नाम अब तक नहीं आया है। तो क्या ये नक्सली भाग गए हैं या अब भी ये सक्रिय है? कैसे इसको समझा जाए? अब तक का जो ऑपरेशन चला है उसके बाद क्या अब ये आकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं? देखिए, जो इनकी सेंट्रल कमेटी है उसके कई सदस्य हैं, मुझे लगता है 15-18 सदस्य सेंट्रल कमेटी के अभी भी हैं उनके बचे हुए। ऐसे ही जो दंडकारण्य की स्पेशल कमेटी है, अगर 5-6 लोग मारे गए हैं तो मुझे लगता है 20 से ज्यादा उनके सदस्य अभी भी हैं। तो एक कमेटी के सदस्य ज्यादा सुरक्षा लेकर घूमते हैं, और शेल्टर के कई स्थान ऐसे दंडकारण्य के इलाके में, चाहे भामरागढ़ से गढ़चिरौली से जुड़ा हुआ इलाका हो, चाहे बूझमाड़ का हो, चाहे अभी आपने देखा नीचे पामड़ का इलाका है जहां कहीं कहीं हमारी पहुंच नहीं है, कई इलाकों में अभी भी वो छिपे हुए हैं। तो अभी सीसी मेंबर काफी संख्या में है, और दंडकारण्य के जो मेंबर्स हैं और भी ज्यादा संख्या में वो बचे हुए हैं, इसलिए अभी पूर्णतः खत्म नहीं हुए। तो अभी बटालियन भी जो है, कुछ लोग मारे गए हैं लेकिन अभी बड़ी संख्या में है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही कोई सीनियर सदस्य मारा जाता है, जैसे अभी महासचिव एलिमिनेट हुआ है, तो इसके साथ कई लोग और हो सकता है सरेंडर की गति जो है वो बढ़े इसके बाद। तो इसके कई असर पड़ते हैं, ना केवल इनके सीनियर सदस्य जो हैं उनको अपनी अभी स्ट्रेटजी बदलनी होगी, कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे वो। अभी मुझे लगता है फिर से एक लेटर जारी इन्होंने किया है पीस वार्ता के लिए, तो वो हताशा की स्थिति में ऑलरेडी है। लेकिन नीचे के काडर मुझे लगता है उनको छोड़ के आने में भी अभी सुविधा मिलेगी, क्योंकि वो समझ गए हैं कि ये लड़ाई अब जीतना उनके लिए किसी भी हाल में संभव नहीं है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल ये था मेरा कि ये जो ऑपरेशन अब तक चला है, जिस रणनीति के तहत ये ऑपरेशन चल रहा है, इसमें सीधा एक्शन हो रहा है। अब तक 5 से 6 बार लेटर वो लिख चुके हैं, तो क्या उनको कोई रियायत दी जा सकती है कि वो खुद सरेंडर कर दे? सरेंडर करने के लिए कोई उसको लेकर कोई ऐलान हो सकता है कि आप खुद से आ जाइए, हम ऑपरेशन को रोक सकते हैं, या ऐसा कुछ होने की संभावना, रणनीति में कोई बदलाव, कि अब तक हम बस्तर का 80% कवर कर चुके हैं? देखिए, अभी जहां तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की रिएक्शन अगर आप देखेंगे, तो वो जो कंडीशन रखते हैं वो सरकारें अभी उसकी कंडीशन मानने को तैयार बिल्कुल नहीं है। उनके पास केवल एक ही रास्ता है कि या तो वो हथियार छोड़ें
और वो अभी यूनिलेटरल सीज फायर तो वो करने ही वाले हैं। मुझे लगता है कि ऑलरेडी वो पीछे हटने की स्थिति में है, वो अभी अपने डिफेंस में आ चुके हैं, वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, इसीलिए बार बार पीस वार्ता की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इलाके में जो इनका डोमिनेंस था, जो डोमिनेंस पहले था, वो अब नहीं रहा है। सुरक्षा बल काफी अगले अग्रिमणी जो इलाके हैं हमारे, जो फॉरवर्ड बेसिस काफी आगे स्थापित कर लिए हैं, तो उनके लिए अब कोई छिपने की जगहें बहुत ज्यादा बची नहीं है, तो वो कहीं भी घेराबंदी हो सकती है। इसीलिए मुझे लगता है अब उनके पास यूनिलेटरल सीज फायर की अपनी हार मान लेना, कम से कम अस्थायी रूप से, देखिए वो उनके आइडियोलॉग, जैसे मैंने बोला सीनियर मेंबर अभी बहुत हैं, सभी सरेंडर करते हैं, उसकी संभावना मुझे कम लगती है। नीचे के जो मिडिल लेवल के हैं और जो नीचे के लेवल के हैं वो सरेंडर अधिक करेंगे। उनके करने से भी पार्टी कमजोर होती है, क्योंकि मास बेस जो है वो बहुत जरूरी होता है गुरिल्ला लड़ाई के लिए। अगर मास बेस कमजोर हो जाता है, नीचे मिलिशिया हैं, जनता सरकार के लोग हैं, एरिया कमेटी दलम के लोग अगर छोड़ के आ जाते हैं, तो जो पकड़ रहती है लोगों पर वो खत्म हो जाएगी। वो खत्म होने के बाद जो इनके आइडियोलॉग्स हैं, जो ऊपर बुद्धिजीवी हैं इनके, वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, तो केवल वो आइडियोलॉजी वाले रह जाएंगे। तो मुझे लगता है ऐसी सफलता जब पुलिस को बड़ी मिलती है, तो नीचे के काडर जो हैं वो जल्दी छोड़ के भागते हैं। तो मुझे लगता है वो भी एक सफलता का वो है। जहां तक सीनियर लीडर्स की बात है माओइस्ट की, तो उसमें कुछ आ सकते हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं, वो हो सकता है छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन यस, इसका असर जो है बहुत पड़ेगा। और सीपीआई माओइस्ट पार्टी को, उनके सीनियर लीडर को बैठ के कोई ना कोई निर्णय इसके अंदर लेना पड़ेगा, जो पहले से बदला हुआ होगा, और अपनी हार को स्वीकार करेंगे। बिल्कुल। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो लगता है हमें करनी चाहिए, बहुत जरूरी है, जवानों की तारीफ, और जिस तरह से जो हौसला, जो शौर्य, जो साहस दिखाया है जवानों ने, और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं अब तक के, चाहे वो करेगुट्टा की पहाड़ी पर जाकर फतेह करना हो, या बस्तर का जो हिस्सा अंदरूनी इलाका है वहां जाकर नक्सलियों की माद में घुसकर उनको मुंहतोड़ जवाब देना हो, ये जो टैक्टिक्स बदली है, जवानों का हौसला बढ़ा है, बिना नुकसान के जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारी अभी एसपी लेवल पे जो लीडरशिप है, जो रेंज लेवल पे हमारी लीडरशिप है, बड़ी उत्तम है अभी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो देखिए वो डीआरजी का है, जो लोकल जवानों का है। जब से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के रूप में ये फोर्स हमने गठित की है, और उसके बाद बस्तर फाइटर बने, ये संख्या लगातार बढ़ रही है। तो जो फोर्सेस की डिपेंडेंस थी हमारी दूसरी फोर्सेस के ऊपर, चाहे वो सीएपीएफ हो या दूसरी फोर्सेस, वो कम हुई है। अर्थात पुलिस अधीक्षक के हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। वो जब ऑपरेशन लॉन्च करना चाहें, अगर सूचना उनके पास मिलती है, उनकी फोर्स है, वो कम समय में लॉन्च करते हैं। और लॉन्चिंग पैड ऑलरेडी हमारे सीएपीएफ हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ, आईटीबीपी, इनकी हेल्प से हमने बहुत सारे कैंप आगे स्थापित किए, तो हमारे लॉन्चिंग पैड बहुत सारे बढ़ गए हैं। तो डीआरजी का तत्काल मूव करना, उनका इलाके को जानना, भाषा को जानना, कई माओवादियों को पहचानना, क्योंकि हो सकता है कई हमारे जो फोर्स के लोग हैं नीचे सिपाही हवलदार रैंक के, उनके कई रिश्तेदार वहां पर हैं, ऐसा भी कुछ है। तो ये बड़ी जो अपर हैंड मिला है डीआरजी के आने से, एसटीएफ के होने से डीआरजी के आने का पर्टिकुलरली एक अपर हैंड जो मिला है, वो बड़ा प्रशंसनीय है। और जहां तक पुलिस अधीक्षकों की बात है, हमारे सारे यंग ऑफिसर हैं, चाहे प्रभात कुमार हो अभी नारायणपुर में हो, चाहे किरण चौहान हो नीचे सुकमा में हो, चाहे जितेंद्र हो, चाहे गौरव हो, ये जितने भी नीचे हमारे अभी अधिकारी हैं, बहुत ही अच्छी तरह से अपने सीनियर अधिकारी के मार्गदर्शन में, दोनों डीआईजी हमारे बहुत अच्छे हैं, सुंदरराज बहुत अनुभवी अधिकारी हैं, विवेकानंद बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, वो वहाँ पुलिस अधीक्षक भी रह चुके हैं। तो पूरी लीडरशिप जो है वो काफी अनुभवी है। तो मुझे लगता है यंग ऑफिसर्स का जो अभी एनर्जी और सीनियर ऑफिसर्स का अनुभव जो है, ये मिलकर जो अभी काम कर रहा है, काफी प्रशंसनीय है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और पीएम और गृह मंत्री ने भी उनकी तारीफ की है। बहुत शुक्रिया आरकेवी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन की जनरल सेक्रेटरी बसवराजू एवं अन्य वरिष्ठ कैडर्स तथा दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी पीएलजी फॉर्मेशन का जो माओवादी कैडर्स को उपस्थिति के आसूचना के आधार पर डीआरजी टीम्स जिला दंतेवाड़ा, जिला नारायणपुर, जिला बीजापुर, जिला कोंडागांव से संयुक्त डीआरजी टीम्स सर्च अभियान के लिए 2 दिन पूर्व में रवाना किए गए थे। सर्चिंग के दौरान आज 21 मई को प्रातः लगभग 7-8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान कुल 27 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गए थे। और
जिस तरह से आज ये मुठभेड़ हुई है, इस पर और जानकारी देने के लिए अब हमारे साथ हमारे संवाददाता इमरान खान नारायणपुर से जुड़ रहे हैं। इमरान, आज पूरे दिन भर जिस तरह की हलचल रही है, जिस तरह का ये पूरा ऑपरेशन चला है, उसके बाद शाम को क्या डिटेल्स निकल कर आई है और कौन से बड़े नक्सली थे बसव राजू के अलावा, और किस तरह के हथियार मिले हैं और क्या कुछ वहां से बरामद हुआ है? जी देखिए, ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सफलता मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी, बस्तर आईजी, डीआईजी सहित पूरे अफसर बस्तर के जो एसपी रेंज के हैं वो नारायणपुर पहुंचे हुए हैं और घटनास्थल से डेड बॉडी को निकाल के नारायणपुर लाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन देर शाम मौसम बिगड़ने से जो डेड बॉडी है उसको हेलीकॉप्टर की मदद से बीजापुर ले जाया गया है और प्रयास ये किया जाएगा कि सुबह 8-9 बजे नारायणपुर सभी के मारे गए नक्सलियों को डेड बॉडी यहाँ लाया जाएगा और सुबह जो हमारे जो जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनका पार्थिव शरीर को यहाँ पे अंतिम सलामी देने के बाद फिर पुलिस के आला अफसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि इस इनकाउंटर में पुलिस को कितनी सफलता मिली है और कौन कौन नक्सली मारा गया है, किन नक्सलियों की शिनाख्त हो पाई है। अभी आईजी साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने प्रारंभिक रूप से जो जानकारी दी है उसमें उन्होंने बताया कि बड़े नक्सली मारे गए हैं, एक नक्सली की शिनाख्त हो चुकी है, करीब 1 करोड़ रुपए का इनाम था उस पर और इंसास मिलाए, राइफल मिले हैं, आधुनिक हथियार मिले हुए हैं और कल इसी में बहुत सारी बातों का खुलासा करने के बाद बस्तर आईजी ने कही है। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे इमरान इस ऑपरेशन के बारे में भी जरा बताइए, किस तरह से ये ऑपरेशन चलाया गया और किस तरह से जवान यहां तक पहुंचे और कैसे ये सूचना मिली कि बसव राजू भी यहां पर मौजूद है? जी, जैसे सूचना बल के जवानों को ये जानकारी मिली कि इनपुट मिली कि बसव राजू अपने जो 40 अंगरक्षक है उनके साथ वो जाटपुर के जंगल पे है, तो रविवार को ऑपरेशन लॉन्च किया गया और ऑपरेशन लॉन्च करने में ये सबसे बड़ी बात ये रही कि हाल ही के दिनों में जो रायनार में जो पुलिस कैंप खुला है वहां से फिर बैकअप पार्टी लेकर जवान ओरछा से आदेर होते हुए गए और कल रात में चलते हुए गए घने जंगल, गर्मी के मौसम में ये गए और सुबह ही जो नक्सलियों का जो कोर इलाका रहा वहां पे जवानों ने संयुक्त रूप से घेराबंदी किया और उनका टारगेट में बसव राजू थे, तो सबसे पहले बसव राजू को टारगेट करने का प्रयास किया गया और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं बसव राजू के जो बॉडीगार्ड थे, जो 40 जवान नक्सली उनकी बॉडी की सुरक्षा में लगे हुए थे, उन्होंने लगातार जवानों पर फायरिंग किया। फिर जवान ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक के बाद शुरू में 5 नक्सलियों को मार गिराया, उसके बाद 7, फिर ऐसा करते करते ये आंकड़ा 27 तक पहुंच पाया है और अभी भी इलाके में सर्च अभियान जारी है। बस्तर आईजी के मुताबिक अभी जब तक फोर्स वापस नहीं आ जाती मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है और इलाके में सर्च अभियान बहुत तेजी से किया जा रहा है। आपको बता दें कि कल आज नारायणपुर में राज्यपाल महोदय का भी आगमन था। ऑपरेशन के देखते हुए बीजापुर और नारायणपुर के उनके देर रात करीब 1:30 बजे ये स्थगित की सूचना प्रसारित की गई कि राज्यपाल महामहिम का आगमन नारायणपुर और बीजापुर में नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, चलिए इमरान, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल उस पूरी जानकारी के लिए।